हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डाइपोल। एक डाइपोल के थ्रू हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, पर उससे पहले हमको जानना होगा कि डाइपोल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब दो सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के चार्ज, मतलब कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा छोटी डिस्टेंस पर प्लेस किए जाते हैं, तो उस सिस्टम को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि एक चार्ज है यहाँ पर, इसको मैं बोल दे रहा हूँ -q, और एक चार्ज है ये +q। और ये जो डिस्टेंस बिटवीन है ना, ये बहुत छोटी है। जितनी बड़ी मैं दिखा रहा हूँ उतनी नहीं, इससे बहुत ही ज़्यादा छोटी। तो ये डिस्टेंस, इसको अगर मैं 2a मान ले रहा हूँ और ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड डाइपोल। ओके बेटा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, HCl का मॉलिक्यूल है, तो आप जानते हैं क्लोरीन कैसा है बेटा, पार्शियली निगेटिव होता है। पार्शियली निगेटिव शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को क्योंकि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो जब शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन घर जाएगा, ये पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो अब देख सकते हैं आप कि देखिए बेटा, सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के चार्ज इस पर डेवलप हो चुके हैं, और ये डिस्टेंस बहुत छोटी होती है। कितनी होती है बेटा, ये इसकी बॉन्ड लेंथ है। क्या है? बॉन्ड लेंथ। और आप लोग जानते हैं जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 10⁻⁻12 के ऑर्डर की होती है, ठीक है, या -11 के ऑर्डर की होती है, पिकोमीटर के। तो बात समझ में आ रही है ना? तो बहुत ही छोटी डिस्टेंस, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड डाइपोल। ओके, डाइपोल समझ में आया। अब देखिए एक चीज और है, क्वांटिटी है जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट को बेटा P से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखिए है क्या कि डाइपोल मोमेंट की बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है कि डाइपोल मोमेंट P जो होता है, आइदर चार्ज, दोनों में से कोई चार्ज ले लीजिए और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका मल्टीपल। ओके, तो ये कहलाता है हमारा डाइपोल मोमेंट। तो P इक्वल टू हो जाएगा 2qa। ओके, एक बात और, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। It is a vector quantity। अब अगर बेटा ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी तो होगी, तो इसकी डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ये बेटा होती है निगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गई आप लोगों को? जैसे कि यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होगी वो होगी ये। ओके बेटा, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? माइनस से प्लस की तरफ। तो ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ। ओके, तो ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट। अब हमको क्या करना है, डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी है, वो भी डिफरेंट केसेस पर। तो चलिए आप इसको देख लीजिए, मैं रब करता हूं। तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ electric field due to a dipole at axial point। ओके, एक्सियल पॉइंट, या फिर इसको बेटा हम लोग बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। देखो कहां पे पता करनी है। सबसे पहले एक डाइपोल बनाते हैं। तो ये रहा एक पॉइंट, इसे मैं बोल दे रहा हूं पॉइंट ए। ओके,
यहां पर एक चार्ज रखा है -q और इससे बहुत छोटी डिस्टेंस 2a पर एक पॉइंट है B जहां पर एक चार्ज रखा है +q। ओके, ठीक है बेटा। अब क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है, इसको मैं बोल दे रहा हूँ 2a। ये इसका मिड पॉइंट है, इसको मैंने नाम दिया है O। और क्या है कि इस O से, ये O से r डिस्टेंस दूर यहां पर एक पॉइंट है P। अब देखिए ये जो डाइपोल था इसके एक्सियल पे ही तो है बेटा, देखिए आप लाइन पर, ओके, तो एक्सियल लाइन पर। तो ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं r। ओके, तो r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया है P। कह रहा है कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। ओके, और P पॉइंट कहां पर है, एक्सियल पर। तो हमको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है इस सिस्टम के थ्रू। बस कुछ नहीं, देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे और वेक्टर एडिशन कर देंगे, कुछ नहीं करना हमको इसमें। तो हम बात करते हैं, मैं कहता हूं कि जो +q है उसके थ्रू जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी को मैं बोल दे रहा हूं E1। ओके बेटा, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज इज E1। और देखिए इसकी डायरेक्शन मैंने बनाई है अवे फ्रॉम P, क्योंकि देखिए प्लस चार्ज से हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है रेडियली आउटवर्ड होती है। ओके, तो इसलिए ये कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। इसी तरह से जो -q चार्ज है उसके थ्रू भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उसकी जो वैल्यू है उसको मैं बोल दे रहा हूँ E2। ओके, अब सोचने वाली बात यह है, देखिए E1 का वेक्टर बड़ा है क्योंकि +q से पॉइंट P की डिस्टेंस कम है और -q से पॉइंट P की डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस बढ़ गई तो उसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर कम है और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। ओके, बात समझ में आती है। अब क्या किया जाए, चलो सेपरेट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो E1 की जो वैल्यू होगी बेटा, E1 की वैल्यू जो होगी ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप देखिए यहां से यहां तक ये जो पॉइंट P है, तो B से लेकर के P तक की डिस्टेंस कितनी है, तो यहां से P से लेकर के O तक की पूरी डिस्टेंस R है, ये पूरी डिस्टेंस 2a है, तो OB कितना होगा, A होगा। तो देखिए यहां से यहां तक R और उसमें से A सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो BP मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, तो BP कितनी है, R माइनस A। तो यहां लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस R माइनस A का स्क्वायर। ओके, समझ में आ गई आपको, R माइनस A का स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसी होगी, तो हम लिखेंगे इसको, ठीक है, along BP towards या along BP towards B to P। ओके, चलिए ये वैल्यू होगी E1 की, ये किसके थ्रू था, ये थी ड्यू टू +q। ओके, अब इसी तरह से मैं बात करता हूं ड्यू टू -q चार्ज। क्या वैल्यू हो जाएगी, उसको E2 बोला था, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन R प्लस A स्क्वायर। खुद देखिए यहां से पता करना, दिस डिस्टेंस इज A एंड दिस इज R, तो R प्लस A हो गई, उसका स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो इसे बोलेंगे P to A। ओके, फ्रॉम
P2A, ठीक है, along from P towards A area along AP, ओके। तो P टूवर्ड्स से, P से A की तरफ और along AP, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। तो देखिए आपको दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई। अब देखेंगे अगर आपको E1 E2 जो है दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में अपोजिट है और E1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो आप लिखेंगे अगर E एक्सियल मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E एक्सियल, तो ये हो जाएगी E1 माइनस E2। देखिए दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट होती है तो हम उसको डायरेक्ट सेपरेट कर देते हैं और यहाँ पर हम कहेंगे कि E1 इज ग्रेटर देन E2। ओके, चलिए तो वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो देखिए 1/4πε0 Q 1/4πε0 Q दोनों में तो कॉमन ले लेते हैं 1/4πε0 Q। ओके, अंदर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1/r माइनस a का होल स्क्वायर अगेन माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या कीजिए 1/4πε0 और Q को तो वैसे ही नोट कर लीजिए। इसको मैं लिख सकता हूँ एलसीएम लेने के बाद, देखिए r माइनस a और r प्लस a, इसको क्या हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं? किस तरह से लिख सकते हैं? क्या r माइनस a r प्लस a और इतने पूरे का होल स्क्वायर, बोलिए लिख सकते हैं। अब फिर से सोचिए ये क्या लिखा है a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो इसे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, होल स्क्वायर तो एज इट इज हो गया, r माइनस a r प्लस a को हमने r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कर दिया। ये वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगी, ये हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर अगेन माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको ओपन करेंगे, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra, इसे ओपन करेंगे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra, बट होल फॉर्मूला इज ओपन बाय माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ra, तो प्लस 2ra यहाँ से प्लस 2ra यहाँ से ऐड होकर 4ra हो जाएगा और r स्क्वायर a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 1/4πε0 Q और यहाँ आ जाएगा 4ra और नीचे आ जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये इस तरह से वैल्यू आ गई। अब चलिए वैल्यू में चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या किया जाए। E एक्सियल इक्वल टू 1/4πε0। थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, क्या 2RA को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2QA इंटू R, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2QA साथ में R, बोलिए इसे 4 का फ्रैक्शन कर लिया और R को सेपरेट कर लिया और यहाँ पर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर का होल स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक चीज और देखिए, r या कह लीजिए a इज शॉर्टर देन r, बोलिए ऐसा होगा कि नहीं होगा? जो a है वो r से बहुत छोटा है, क्योंकि आपने कहा था ये क्या थी, डाइपोल जो बॉन्ड लेंथ हुआ करती थी या जो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस थी वो थी चार्जेस के बीच की, जो कि बहुत छोटी होती है। तो a तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा, तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको मैं a स्क्वायर को यहाँ से नेगलेक्ट कर सकता हूँ, कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r की पावर 4, तो इसे r की पावर 4 लिखेंगे, एक r ऊपर है तो ये कैंसिल होकर r की पावर 3 आएगा। तो
तो मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। देखिए फटाक से एक बार फिर से a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया, ये हो गया r की पावर 4 और एक r ऊपर था तो उससे कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगी वैल्यू डायरेक्ट r क्यूब। ओके, अब देखिए हम लिखेंगे E axial इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को एज इट इज 2 रहने दीजिए। 2 QA मैंने क्या पढ़ाया था, P पढ़ाया था, आप लोगों ने पढ़ा था ना कि P जो होता है डाइपोल मोमेंट वो होता है 2 QA। बोलिए, तो ये हो जाएगा P और नीचे आ जाएगा R Q। ओके, तो ये हो गई हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। अब देखिए ये स्केलर फॉर्म में लिखा है, अगर मैं लिखूं इन वेक्टर फॉर्म, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखिए E1 बड़ा था E2 छोटा था, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, E1 की तरफ ही होगा। ओके, तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं E एक्सियल वेक्टर इक्वल टू, समझिएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में अलोंग BP टुवर्ड B टू P, ओके, या कह लीजिए अवे फ्रॉम P, P से रेडियली आउटवर्ड है। और जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी है ना बेटा, वो भी तो -q से +q की तरफ थी, तो वो भी तो इस तरफ है। ओके, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इस तरफ है। तो कहने का मतलब इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट और डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p उसके ऊपर वेक्टर अपॉन r क्यूब। ओके, तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। अब एक चीज को और सोचते हैं यहाँ पर कि जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इट इज स्क्वायर इनवर्स पे डिपेंड करती थी, और जो डाइपोल के थ्रू आ रही है वो आ रही है 1/r क्यूब। बात समझ में आ रही है, मतलब कि किसी डाइपोल के थ्रू जैसे जैसे दूर जाएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तेजी से फॉल होगी एज कंपेयर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, क्योंकि ये r स्क्वायर पे डिपेंड करती थी पॉइंट चार्ज की, और ये जो है r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो ये बात समझ में आई, तो आप फटाफट एक डाइपोल के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन देखिए। कुछ नहीं करना है, +q के थ्रू कैलकुलेट कर लेनी है, -q के थ्रू कैलकुलेट कर लेनी है, डिस्टेंस का ध्यान रखना है, r+a लेंगे, r-a लेंगे। ओके, फिर उसको हमने सिंपली सॉल्व करते गए, a स्क्वायर बहुत छोटा था नेगलेक्ट कर दिया, और जो 2QA था उसको हमने P बोल दिया, और क्योंकि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है तो हमने उसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो मैं इसको अब रब करूंगा, आप फटाफट एक बार देख लीजिए। ओके, चलिए इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट इसको बेटा हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में लेते हैं। ओके, चलिए, तो अब हमको क्या करना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। देखिए, तो इक्वेटोरियल पॉइंट किसे कहते हैं, तो फिर से काम करेंगे। ये पॉइंट है A, और यहाँ पे एक चार्ज है -q, यहाँ से 2a डिस्टेंस पर एक पॉइंट है B पॉइंट, और वहां पे चार्ज प्लेस किया गया है +q। ओके, इसका मिड पॉइंट है O, और O से क्या करते हैं,
डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P पॉइंट। ओके, समझ गए ना बेटा, ये इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। तो अब इस सिस्टम के थ्रू -q के थ्रू और +q के थ्रू यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए, अगर ये पूरी डिस्टेंस 2a है तो ये कितनी होगी, a से लेके o तक a होगी और o से लेके b तक भी a होगी। ठीक है, तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये डिस्टेंस देखिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये r है, ये a है, तो ये होगी √r² + a²। ओके, सिमिलरली ये भी होगी √r² + a²। अब देखिए, -q और +q से ये जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो अब की जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है ड्यू टू -q और +q वो सेम होने वाला है। तो जो +q के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम बोलेंगे E1 और -q के थ्रू जो होगी उसको हम बोलेंगे E2। ओके, अब देखिए इन यहाँ पर क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सेम है, बट मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट नहीं, सॉरी, डिफरेंट है। देखिए E1 की डायरेक्शन जो होगी वो होगी +q से ऐसे रेडियली आउटवर्ड और -q के थ्रू क्या होगी, रेडियली इनवर्ड। ओके, तो यहाँ पर बात की जाए, अगर मैं कह दूं कि डाइपोल से ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो अब हमको यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो लिख लेते हैं E1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4πε0 चार्ज q और डिस्टेंस जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, तो r² + a²। ओके, ये हो जाएगा। अब डायरेक्शन कैसी होगी, तो ये होगी अलोंग BP एंड अलोंग BP और कैसी बेटा, टुवर्ड्स B to P, ठीक है, या फ्रॉम B टुवर्ड्स P। ओके, इसी तरह से बात करेंगे E2, -q के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है 1/4πε0, चार्ज कितना है, q है, डिस्टेंस अभी भी वही है, तो r² + a²। ओके, बट इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसकी डायरेक्शन है अलोंग AP एंड फ्रॉम P टुवर्ड्स A। ओके, बात समझ में आती है। अब हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर वेक्टर एडिशन ना करके रिजोल्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए इस चीज को समझा जाए, रिजोल्यूशन मेथड क्या होता है। तो उसके लिए मैं इस चीज को यहाँ पर बनाता हूँ, आप समझिएगा। ये पॉइंट P है और पॉइंट P से A इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ऐसे काम कर रही है और E2 ऐसे काम कर रही है। ठीक है बेटा, अब देखिए ये एंगल थीटा है। अगर यहाँ पर एक ऐसे लाइन हॉरिजॉन्टल खींची जाए तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। ओके, तो अगर यहाँ पर इसको ऐसे करके बांट लिया जाए, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा, तो E1 को थीटा के अलोंग रिजॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा इधर की तरफ E1 cos थीटा, और E1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये जो होगा वो होगा E1 sin थीटा। बेटा E1 रिजॉल्व हो गया E1 sin थीटा एंड E1 cos थीटा में। इसी तरह से E2 को रिजॉल्व कीजिए, तो E2 थीटा के साथ है तो ये इधर रिजॉल्व हो जाएगा E2 cos थीटा। ओके, क्योंकि E1 और E2 के जो कंपोनेंट हैं cos थीटा वाले एक ही डायरेक्शन में मैंने उनको ऐड कर दिया।
E2 का एक कंपोनेंट E2 cos थीटा होगा, दूसरा कंपोनेंट होगा E2 sin थीटा, जो कि अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, E1 और E2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके कंपोनेंट का एडिशन होगा। तो ये क्योंकि E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब आप एक चीज देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ E1, देखिए बेटा E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ E2 के, बोलिए बेटा है कि नहीं है? मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, तो इसको मैं रिजल्टेंट E बोल दे रहा हूँ। ओके, तो देखिए ये E sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट है, और E cos थीटा रिजल्टेंट हो जाएगा 2E cos थीटा। तो मैं लिखूंगा रिजोल्यूशन के बेसिस पर जो हमारी E इक्वेटोरियल की वैल्यू आएगी इसको मैं लिखूंगा 2E cos थीटा। ओके, और इसकी डायरेक्शन जो होगी ये होगी इस तरफ, ओके, P से इधर की तरफ, ओके, मतलब A B के अपोजिट, तो B से A की तरफ होगी, ठीक है ना, एंटी पैरेलल है, तो इस तरह हो जाएगा 2E cos थीटा। चलिए फटाफट वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो 2 की जगह पर 2E की जगह पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह पर Q और R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इट इज थीटा, cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो बेस है A और हाइपोटेनस है दिस, तो ये वैल्यू हो जाएगी A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और रूट में ना तो इसको पावर 1/2 लिख दे। देखिए यहाँ पावर 1/2 है, यहाँ 1 है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये जाएगी पावर 3/2। तो ये वैल्यू E इक्वेटोरियल जो आएगा वो आएगा 2 की जगह पे 2 लिख दो। ये देखिए 2QA, क्या इसको P बोल सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2QA को हमने बोल दिया P अपॉन, इसको हम लोग लिख देंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, ऐसा हो गया। अब क्या किया जाए, E इक्वेटोरियल इक्वल टू, फिर से कॉन्सेप्ट वही लगाइए कि जो हमारा A है इज शॉर्टर देन R, तो A स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2, ये वैल्यू आएगी R क्यूब। ओके, क्योंकि स्क्वायर से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, R की पावर 3 बचेगी, तो ये वैल्यू आ गई हमारी बेटा E इक्वेटोरियल की। अब देखिए यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R क्यूब के। ओके, तो ठीक है बिल्कुल। अब बात करते हैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, तो यहाँ पे लिखते हैं इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको इस तरह से लिखेंगे E इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। अब जरा चेक कीजिए, देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो P से इस तरफ आ रही है, ओके, और जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती थी वो होती थी -Q से +Q, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बेटा इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है, तो बेटा डाइपोल मोमेंट की ये एंटी पैरेलल है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, और एंटी पैरेलल है तो माइनस लगा देंगे। ओके, बात समझ में आ गई, तो ये वैल्यू हो गई या ये फॉर्मूला हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। ओके, अब एक चीज देखिए, अगर आपको E इक्वेटोरियल का फॉर्मूला ये मिला और जो E आपका एक्सियल था वहां पे था 2P/R3, तो फॉर्मूले से ऑब्जर्व हो रहा है कि जो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्वेटोरियल के पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसकी डबल होती है, तो हम क्या ये रिलेशन नहीं लिख सकते कि E एक्सियल इक्वल टू 2 into E इक्वेटोरियल।
ओके, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट या फिर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ओके, तो जब इस पॉइंट पे निकालते थे तो एक्सियल था, यहाँ पे कैलकुलेट किया तो ये ब्रॉड साइड है। ओके, अब क्या करता हूँ बेटा, मैं इसको रब कर, तो बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट, ओके बेटा। अब किसी जनरल पॉइंट पर बात करनी है, सबसे पहले मान लेते हैं कि P is a general point at position vector R, making angle theta with वेक्टर P। देखिए यहां पर भी ये P है, ये पॉइंट P है और दिस P इज डाइपोल मोमेंट। ओके बेटा, देखिए समझाता हूं क्या किया गया। मान लेते हैं एक पॉइंट है, पॉइंट A और ये है पॉइंट P। यहाँ पर चार्ज है -q और यहाँ पर है +q। ओके, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको पता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो ये हो गया हमारा P। अब ये जो P है, ठीक है, अब क्या कह रहा है सुनिएगा, P इज अ जनरल पॉइंट एट पोजीशन वेक्टर R। मान लीजिए ये एक जनरल पॉइंट है, इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर R है जो कि डाइपोल मोमेंट P से थीटा एंगल बनाता है, तो हमने क्या किया, इसका एक पोजीशन वेक्टर दिस। ओके, ये हमने इसका पोजीशन वेक्टर R खींच लिया। ओके, ये पोजीशन वेक्टर यहाँ से ये R है जो कि डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल फॉर्म करता है। दिस एंगल इज थीटा। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट है P, यहाँ मैं लिख देता हूँ, और दिस एंगल इज थीटा। तो क्या कीजिए, इस डाइपोल मोमेंट को अलोंग द R एंड परपेंडिकुलर टू द R रिजॉल्व कर लीजिए। देखिए इस P के डाइपोल मोमेंट P के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा जिसे हम बोलेंगे P, और क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर R के पैरेलल है तो P पैरेलल हो जाएगा और इसकी वैल्यू होगी P cos थीटा। ओके बेटा, अब देखिए P को रिजॉल्व कर लिया, P cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट तो आप परपेंडिकुलर बनाएंगे ना बेटा, एक कंपोनेंट तो आपका ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट आप बनाएंगे परपेंडिकुलर। ओके, इसके P cos थीटा के परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, ये हो गया P परपेंडिकुलर, और ये कितना होगा बेटा, ये होगा P sin थीटा। ओके, अब कह लीजिए कि जो डाइपोल मोमेंट P था दिस, इट इज रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट P cos थीटा एंड P sin थीटा। अब जरा देखिए P cos थीटा और ये पॉइंट P क्या एक ही लाइन पर है, तो P cos थीटा के रिस्पेक्ट में क्या ये एक्सियल नहीं है? तो अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P पैरेलल, तो एक तरह से देख सकते हैं P cos थीटा के रिस्पेक्ट में ये एक्सियल लाइन पर है, तो क्या एक्सियल वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं? तो एक्सियल वाला फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था एक्चुअलिटी में जो फॉर्मूला था वो था 2p अपॉन r³, यही हमने पढ़ा था, ठीक है ना बेटा। बट अब की जो है यहाँ पर p की जगह पे रखेंगे p cos थीटा। उस वक्त देखिए, उस वक्त ऐसा था बेटा कि ये आपका डाइपोल हुआ करता था, ये आपका p हुआ करता था, और इस पॉइंट पर आपको चाहिए था, ओके ना। तो आपने कहा था उसके एक्सियल में है तो ये वाला p रख दिया था, पर अब की p नहीं है, अब की p cos थीटा है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे 2 और p की जगह पर p cos
थीटा, ये कंपोनेंट है ना बेटा एक्सियल में, तो ये रखेंगे। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी पैरेलल 1/4πε0 2 और p की जगह पे p cos थीटा अपॉन r क्यूब, जो डिस्टेंस है उसमें क्यूब कर देंगे। ओके, अब एक और चीज देखिए, अब ये जो कंपोनेंट है p sin थीटा परपेंडिकुलर, उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। देखिए p sin थीटा ऐसा है और उसके रिस्पेक्ट में ये देखिए कैसा है, इक्वेटोरियल लाइन पर है कि नहीं है, तो इसके लिए इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम लिखेंगे e ड्यू टू p परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1/4πε0, और वहां पे क्या था सिंपल p अपॉन r क्यूब। तो p की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, p sin थीटा, p sin थीटा अपॉन r क्यूब। ओके, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। अब बात करते हैं इसके थ्रू जो p cos थीटा, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी, p sin थीटा के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी, और डायरेक्शन क्या होगी, तो मैंने कहा था एक्सियल में क्या होता था कि जो डायरेक्शन ऑफ p हुआ करती थी तो उसी डायरेक्शन में होगा। तो जो आपकी p ड्यू टू पैरेलल होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, उसी डायरेक्शन में। ओके बेटा, देखिए इसकी डायरेक्शन ये थी, तो p cos थीटा की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p पैरेलल, तो मैं इसको e पैरेलल बोल दे रहा हूँ। ओके, अच्छा दूसरा क्या था, ये p sin थीटा है। ओके, तो आपने पढ़ा था कि जो इक्वेटोरियल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल थी। तो अगर p sin थीटा की डायरेक्शन ये है तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इस तरफ बनेगी। तो उसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, इसका वेक्टर दिस। ओके, ये हो जाएगा e परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है ना? अरे यार बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो कह रहा था p cos थीटा है तो ये एक्सियल था, तो एक्सियल के थ्रू डायपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम होती है, तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऐसा है, और जो p इक्वेटोरियल था उसकी डायरेक्शन ये है, तो इसके थ्रू जो डायपोल मोमेंट होगा वो इसके एंटी पैरेलल होगा। तो डायपोल मोमेंट डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन इस तरफ होगी। ओके, तो ये ऐसा हो गया। तो ये दोनों डायरेक्शन होंगे। अब देख सकते हैं आप p जो पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो मैं कहूंगा e रिजल्टेंट कितना होगा, e रिजल्टेंट। तो e रिजल्टेंट का फॉर्मूला, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इनका वेक्टर एडिशन कर दो। तो आप लिखोगे e पैरेलल का स्क्वायर प्लस e परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलिए फटाफट सारी वैल्यू पुट की जाए। ये वैल्यू आ जाएगी रूट में 1/4πε0 2t cos थीटा अपॉन r क्यूब प्लस, और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन r क्यूब, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है। क्या क्या कॉमन है, 1/4πε0 कॉमन है, p कॉमन है, r क्यूब कॉमन है, और उसके स्क्वायर टर्म्स में तो पूरी वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी, अभी लिखते हैं यहाँ पर 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब। ओके, अंडर रूट में वैल्यू बचेगी 2 cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए क्या कर सकते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके, और वो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 हो जाएगी। तो दिस इज e resultant equal to 1/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये वैल्यू बन जाएगी। तो सिंपल है, तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट E। अब अगर कुछ सोचिए, अगर ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया किसी जनरल पॉइंट के लिए, तो ये हमारे एक्सियल पॉइंट और इक्वल पॉइंट की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा अगर हम थीटा की वैल्यू को चेंज करें। तो अगर E एक्सियल के लिए बात की जाए तो एक्सियल के लिए थीटा कितना होता है? 0। तो अगर यहाँ पर 0 रख दिया जाए तो cos 0 की वैल्यू बेटा होती है 1, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 1 ये हो जाएगा 4, और 4 से बाहर आएगा रूट 4 से बाहर आएगा 2, तो यहाँ पर 2p। देखिए एक्सियल वाला फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? खुद सोचिए, अगर आप कह रहे हैं फॉर एक्सियल पॉइंट, तो आप क्या कहेंगे? थीटा इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1 प्लस 3 4, रूट 4 की वैल्यू 2, तो ये आ गया एक्सियल वाला फॉर्मूला। इसी तरह से अगर आप कहते हैं फॉर इक्वेटोरियल के लिए लगाएंगे हम लोग, तो थीटा इक्वल टू कितना लगाएंगे? 90 डिग्री। इक्वेटोरियल के लिए थीटा कितना होता है? दिस थीटा इज इक्वल 90। तो यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0, तो ये कितना बचेगा 1, और 1 बाहर आएगा तो कितनी वैल्यू? ये देखिए कि एक्सियल को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इक्वेटोरियल को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला हो गया। ओके, ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिल तो गई, बट डायरेक्शन नेट जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को यूज करते हैं। कह देते हैं ये इसका रिजल्टेंट है, एंड रिजल्टेंट मेक एंगल अल्फा फ्रॉम ई पैरेलल। तो हम यहाँ लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू, ओके, अब देखिए tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये है जो कि ई पैरेलल के ई परपेंडिकुलर के बराबर है, अपॉन बेस, सॉरी दिस अपॉन दिस। ये वैल्यू हो जाएगी नहीं हो जाएगी? tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस, और इसको ये क्या करते हैं? ये अपॉन ये। ओके, तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा की जगह पर ई परपेंडिकुलर पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल। ओके, अब अगर ये वैल्यू पुट की जाए तो आप देख सकते हैं, तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी आपकी 2 cos थीटा अपॉन, ये आएगी sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो here अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 tan थीटा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स। तो ये आ गई जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन। ओके, तो ये छोटा सा डेरिवेशन हो गया हमारा P इज जनरल पॉइंट एट पोजीशन वेक्टर r मेकिंग एंगल थीटा विद। तो ठीक है बेटा, आपने क्या किया? आपने जो आपका डाइपोल मोमेंट T था उसको रिजॉल्व कर लिया अलोंग थीटा परपेंडिकुलर थीटा। अलोंग थीटा कंपोनेंट था P cos थीटा, जिससे P पॉइंट एक्सियल कंडीशन पे प्लेस था, तो उसका फॉर्मूला प्लेस कर दिया। एक्सियल का फॉर्मूला होता था 2p/r³, बट यहाँ पर कंपोनेंट P cos थीटा था तो P cos थीटा प्लेस कर दिया। इसी तरह से जो सेकंड कंपोनेंट था P sin थीटा, उससे ये P पॉइंट जो हमारा है, दिस इज P पॉइंट P, जहाँ पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी, तो P sin थीटा जो है उसके रिस्पेक्ट में ये जो था इक्वेटोरियल कंडीशन पे था, तो उसका फॉर्मूला प्लेस कर दिया और P की जगह पर P sin थीटा रखा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो हमने उसको वेक्टर लॉ से ऐड कर दिया और फाइनली वैल्यू को सॉल्व करके लाए, तो ये वैल्यू आई जो कि हमारे एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड भी करती है। फिर हमने कहा कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट है ER, जो ये वैल्यू आ रही है ER, ये जो है E पैरेलल से अल्फा एंगल फॉर्म करती है। तो हमने लिखा tan अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा E परपेंडिकुलर अपॉन E पैरेलल। वैल्यू को पुट करके सॉल्व किया तो ये आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा और 1/2। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो गई डायरेक्शन।
ओके, तो अब क्या करते हैं, इसको रब करते हैं और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बेटा क्या निकालेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें क्या किया हमने, एक डाइपोल को प्लेस कर दिया है, तो उस पर कितना टॉर्क अप्लाई होगा। ओके, चलिए तो फटाफट करते हैं। अब देखो बेटा, बात करते हैं टॉर्क ऑन एन डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें क्या करना है, हमने एक डाइपोल को प्लेस किया है, तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, हमको पता करना है वो टॉर्क कितना होगा जब उससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं। चलिए तो सबसे पहले तो हेडिंग लगाते हैं, टॉर्क ऑन डाइपोल placed in uniform electric field ओके, तो क्या है बेटा, कंडीशन याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने डाइपोल को प्लेस किया। तो चलिए फटाफट से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये देखेंगे, अगर ये लाइन एक दूसरे से पैरेलल है तो ये शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। ओके, तो ये हो गई हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम E मान ले रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, अब हमने क्या किया, इसमें एक डाइपोल प्लेस कर दिया। ये चार्ज जो हमारा है, इट इज -q एंड हियर आई चार्ज इज +q। ओके, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, और ये जो डाइपोल की जो लेंथ है ये है 2a। ओके, अभी बात करते हैं कि ये जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं ये p डाइपोल मोमेंट, और इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो है थीटा। कह सकते हैं कि P makes angle theta with electric field E। ओके, तो ऐसा है, तो हमको पता करना है कि इस पर टॉर्क कितना लगेगा। पर पहले कुछ बेसिक बातें देखा जाए तो देखिए, एक चार्ज है प्लस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर फोर्स लगता है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा F, और उसकी वैल्यू होगी QE। ओके, वैसे देखिए एक चार्ज ये है -q, इस पर फोर्स लगेगा F, और उसकी वैल्यू भी होगी QE। देखिए हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे जो फोर्स लगता है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी ये है। देखिए वेक्टर देखिए, और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है, तो ये इस तरफ लग रहा है। देखिए वेक्टर देखिए, तो प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ और माइनस चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज QE, सॉरी Q, ये करेंगे प्लस Q इक्वल टू, इसे कह सकते हैं F इक्वल टू QE, वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से। और अगर लिखा जाए फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू -QE। ओके, यहाँ पे माइनस क्या दिखा रहा है, देखिए जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है प्लस Q चार्ज पर, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अपोजिट माइनस साइन दिखा रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। ओके, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, तो ये इस तरह से हो गया। अब बात करते हैं नेट फोर्स ऑन डाइपोल। नेट फोर्स ऑन डाइपोल ये हो जाएगा F net इक्वल टू QE माइनस QE, भाई F इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। नेट फोर्स जो काम करेगा वो क्या है, 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि जो डाइपोल है वो है ट्रांस बेसनल इक्विलिब्रियम।
ओके, मतलब कि ये डायपोल ना तो इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा। ओके, बट क्या है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये रोटेट तो कर सकता है ना बेटा। देखिए इस पे एक फोर्स लग रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स लगेगा और ये ऐसे करके ये ऐसे घूम जाएगा, बात समझ रहे हैं ना बेटा। तो ये इसको ऐसे करके घुमाएगा, ओके, और ये इसको इस तरीके से घुमाएगा। तो अगर इस डायरेक्शन को देखेंगे तो ये कैसी है बेटा, क्लॉकवाइज है, और ये भी कैसी है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो भी बेटा क्लॉकवाइज है। बेटा बिल्कुल दिख रहे हैं ना बेटा, देखिए क्लॉकवाइज ऐसे, ये इसको ऐसे घुमाएगा तो ये इस तरह से, ये पूरा सिस्टम जो है ये इस तरह से घूम जाएगा, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा ना बेटा। तो अगर हम बात करते हैं टॉर्क ऑन डायपोल, ये वैल्यू हो जाती है कह लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर force into perpendicular distance between line of action of two forces। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर मतलब दोनों में से कोई एक फोर्स का आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो हम लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा क्यू ई, ओके, इनटू बात की जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। मेरी बात को समझिएगा, देखिए ये सिस्टम जो था ये इस पर नेट फोर्स तो जीरो था, इसलिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में था, बट क्या ये टॉर्क बनाता है कि नहीं बनाता? तो टॉर्क की कंडीशन होती है कि जब सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन के जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे एक बॉडी पर काम करें और उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। सोचिए अगर एक बॉडी होगी, सपोज दैट मान लो मैं कहता हूँ एक बॉडी है और इस पर एक फोर्स मैं ऐसे लगाता हूँ, दूसरा फोर्स भी ऐसे लगाता हूँ, तो देखिए इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये कभी भी टॉर्क नहीं बनाएंगे। मगर फिर से अगर बॉडी ये है और इस पर एक फोर्स इधर लगता है और एक फोर्स ऐसे लगता है, तो देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, तो ये टॉर्क बनाएंगे। और जो मैं बात कर रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसकी बात हो रही है, ये चीज समझ लेना बेटा। तो दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है, ओके, तो पहली बात तो कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो ये टॉर्क बनाएंगे, और टॉर्क बनाएंगे तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? तो देखिए इसको ऐसे करके खींचते हैं और ये लाइन ऐसे करके, अगर बात की जाए इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की, ये डिस्टेंस ही तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब जरा सोचिए अगर ये 2a है, दिस एंगल थीटा, तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अब अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? 2a cos थीटा, और ये वाला 2a sin थीटा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मिल गई 2a sin थीटा। बात समझ में आ गई बेटा? कोई प्रॉब्लम? सिंपल है ना बेटा, ये 2a है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है। तो QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी 2a sin थीटा। ओके, अब बड़ा दिमाग लगाइए। देखिए आपने इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2QA, क्लियर है? साथ में लिख लेता हूं E sin थीटा। तो देखिएगा ये क्या लिख रहा है 2QA, हमने इसको पढ़ रखा है, हमने इसको पढ़ा है, और ये वैल्यू है डाइपोल मोमेंट P की। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा PE sin थीटा। समझ रहे ना बेटा? 2a into P, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हम लोगों ने पढ़ रखा है P इक्वल टू 2a या 2QA, 2QA। ओके, तो ये हो गई बेटा वैल्यू P की, डाइपोल मोमेंट, और साथ में क्या है? E sin थीटा, ये हो गया टॉर्क। तो सिंपल सा हमारा टॉर्क कैलकुलेट हो गया। अब देखिए अगर देखा जाए तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ से क्या आ सकती है? तो टॉर्क की वैल्यू जो है वो यहाँ आएगी। देखिए sin थीटा है तो आपको पता था क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे P क्रॉस E। ओके,
अब आप कहेंगे सर इसको P क्रॉस E लिख लें, या फिर क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, और क्या ऐसा लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू E क्रॉस P। ओके, क्या ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैंने कहा था ना इसके मतलब अलग अलग है। देखिए बेटा, अगर मैं बात करता था दो वेक्टर क्वांटिटी है उनका डॉट प्रोडक्ट है तो A डॉट B B डॉट A लिख सकते हैं, बट A क्रॉस B एंड B क्रॉस A नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P क्रॉस E लिखेंगे कि E क्रॉस P लिखेंगे। चलिए इधर आइए फटाफट देखते हैं। E क्रॉस P का मतलब होता है E से P की तरफ जाना, और P क्रॉस E का मतलब होता है P से E की तरफ जाना। अब देखिए जो हमारा ये टॉर्क है ये कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब कैसा बेटा, P से E की तरफ जा रहा है। तो देखिए ये शो कर रहा है क्लॉकवाइज, और ये शो कर रहा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज E क्रॉस P का मतलब क्या है बेटा, E की तरफ फिंगर रखो, P की तरफ जाओ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। बट हमारा डाइपोल मोमेंट के थ्रू जो टॉर्क लग रहा है डाइपोल पे वो कैसा लग रहा है, P क्रॉस C लग रहा है, P क्रॉस P से E की तरफ। तो ये वाला हमारा कांसेप्ट सही है और ये वाला रॉन्ग है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे आइए, तो हम लोग इसको लिखेंगे टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में, तो हम लिखेंगे P क्रॉस E। ओके, बात समझ में आ गई। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं साइन थीटा उसमें मिस हो जाता है, आप जानते हैं इस बात को। डॉट प्रोडक्ट के लिए AB cos थीटा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए AB sin थीटा होता है। तो ये स्केलर फॉर्म थी तो PE sin थीटा लिखा था, ये वेक्टर फॉर्म है तो P क्रॉस E लिखेंगे। ओके, बात समझ में आ गई। अब मैं बात करूं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ये मत कहिएगा कि बेटा टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, नहीं, क्लॉकवाइज तो रोटेट कर रहा है। P क्रॉस E है तो डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे राइट हैंड कर्व रूल से। तो हमारा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ये है हमारा डाइपोल मोमेंट P, दिस एंगल इज थीटा। हमको निकालना है P क्रॉस E, तो अपनी फिंगर रखिए, P क्रॉस E लगाना है तो P की तरफ राइट हैंड लीजिए, अपनी फिंगर रखिए P की तरफ और क्रॉस E तो E की तरफ कर्ल कर दीजिए। ऐसा करने पर जो डायरेक्शन ऑफ थंब होगी वही आपका क्या कहलाएगी, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कहलाएगी। तो ये तो इनवर्ट है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगी वो अंदर की तरफ होगी, जैसे मैं ऐसे क्रॉस से दिखा रहा हूँ। देखिए बेटा जब डॉट होता है तो आउटवर्ड होता है, जब क्रॉस होता है तो इनवर्ट होता है। बात समझ में आ गई। तो मैं लिखूंगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर to the plane। प्लेन की कैसे है बेटा, परपेंडिकुलर है, वो भी इनवर्ट डायरेक्शन में, इनवर्ट डायरेक्शन। ओके, परपेंडिकुलर दो तरह से हो सकता है, एक इनवर्ट हो सकता है, एक आउटवर्ड हो सकता है। तो यहाँ पर कैसा है, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ट डायरेक्शन। अब देखिए अगर E क्रॉस P बोलते हैं, E क्रॉस P करोगे तो आउटवर्ड हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना, तो डायरेक्शन बदल जाती तो मैग्नीट्यूड बदल, मतलब वैल्यू बदल जाती है। बात समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, चाहे P क्रॉस E निकालिए चाहे E क्रॉस P निकालिए, मैग्नीट्यूड दोनों केस में PE sin थीटा ही आएगा। बट जब P क्रॉस E रखते हैं तो डायरेक्शन इनवर्ड होती है, जब E क्रॉस P रखते हैं तो डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। अब क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ट होगी। हां, अगर ऐसा होता कि टॉर्क हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट सही होता, पर ऐसा तो हो नहीं रहा है। ओके, तो बात समझ में आ गई। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो भी कैसा बेटा, इनवर्ट डायरेक्शन। देखिए मेरी बात को सुनिए फटाफट, घबराइएगा नहीं। क्या किया गया, हमने कहा कि ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी E है। ओके, ये हमारा एक डाइपोल प्लेस कर दिया गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल होगी ऐसे ऊपर की तरफ, ये दिस इज हियर, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल ऐसे होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। अब मैंने कहा कि इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो प्लस Q चार्ज पे फोर्स लग रहा है QE, जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, और माइनस Q पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है, डायरेक्शन जो है उसकी अपोजिट है पर मैग्नीट्यूड में सेम है। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल QE minus QE equal to 0। तो हम कहेंगे कि डाइपोल पे नेट फोर्स 0 है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ना तो वो इस साइड शिफ्ट होगा ना उस साइड शिफ्ट रहेगा, बस वही रहेगा। अब
क्योंकि दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्सिस, आप समझिएगा इस बात को, जो है डिफरेंट है, लाइन ऑफ एक्सिस डिफरेंट है। मैंने देखिए यहाँ बताया था कि कोई भी बॉडी है बेटा, देखिए समझिए मेरी बात को, एक बॉडी आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लाइक ऐसे करके कोई भी बॉडी ले लीजिए, अगर इस पर एक फोर्स यहाँ लग रहा है और दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये कभी भी टॉर्क नहीं बनाएंगे, क्योंकि फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्सिस क्या है, सेम है। मगर फिर से अगर ये एक रॉड है और इस पर एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्सिस डिफरेंट है, तो बेटा ये क्या कराएंगे, इसको रोटेट कराएंगे। रोटेट कराएंगे तो इस पर एक टॉर्क काम करेगा। तो बस उसी तरह से यहाँ पर ये जो फोर्सेस हैं ये कपल फोर्स कहलाते हैं और इसके थ्रू एक टॉर्क बनेगा। तो वो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैंने लिखा है टॉर्क ऑन डाइपोल मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस, दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स ले लो और उन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या बोला, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन, बात को समझिएगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। तो दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन देखिए, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा, क्योंकि ये 2a है, दिस एंगल इज थीटा, तो ये परपेंडिकुलर सामने वाला 2a sin थीटा और ये 2a cos थीटा, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए थी तो हमने लिख दिया 2a sin थीटा। अब q into 2a is p, तो ये हो गया pe sin थीटा। अब ये स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे p क्रॉस e क्रॉस p। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी, तो क्लॉकवाइज है, p से e की तरफ जाएंगे तो p क्रॉस e लिखेंगे। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज होता है अगर रोटेशन, तो हम लोग क्या लिखते हैं, e क्रॉस p। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो सरासर गलत है, आपको ये वाला समझना है। ओके, तो टॉर्क इक्वल टू हो गया pe sin थीटा। याद रखिएगा हमेशा p क्रॉस e लिखेंगे, e क्रॉस p नहीं लिखेंगे। डायरेक्शन कैसी होगी, तो बस उसी तरह से मैंने कहा कि ये p है, ये e है, दिस एंगल इज थीटा, तो p क्रॉस e करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ थंब इज फॉर द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ थंब इज फॉर द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि एक डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा और कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स तो जीरो होगा। हाँ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना होती, लाइक अगर मैं कहता इस तरीके से, समझ रहे हैं बेटा, अगर इसमें एक डाइपोल ऐसे रख देते हैं, ओके, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तो अब खुद सोचिएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम है और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा उसका वेक्टर बड़ा होगा और इस पर जो फोर्स लगेगा उसका वेक्टर छोटा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना बेटा? ओके, तो अब नेट फोर्स इधर ज्यादा है और नेट फोर्स इधर कम है, क्योंकि यहाँ पर जो है E जो है here E at minus q is greater than E at plus q। बात समझ में आ रही है बेटा? तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगेगा तो दिस डाइपोल इज शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, मगर जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस करेंगे तो उस पर नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, और क्योंकि दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्सिस अलग-अलग है तो वो कैसे होंगे, टॉर्क बनाएंगे। ओके, अब कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा और टॉर्क कब मिनिमम होगा। तो ठीक है, मैं इसको रख करता हूं। और देखते हैं इनका टॉर्क का फार्मूला हो गया सिंपल सा। क्या फार्मूला है बेटा? टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टॉर्क का हमने जो फार्मूला बनाया है वो बनाया है PE sin थीटा, मैग्नीट्यूड की बात करें। ओके, अब देखिए थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो मेरा टॉर्क भी चेंज होगा। तो केस फर्स्ट लिख लेते हैं, केस फर्स्ट। ओके, तो जब मान लेते हैं थीटा जो है वो है 90 डिग्री या फिर क्या लीजिए 270 डिग्री। ओके, ऐसा कब होगा? देखिए यहाँ बनाते हैं फटाफट। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब हमने डाइपोल पर ऐसा प्लस किया, इसको मान लीजिए ये हमारा प्लस क्यू और ये हमारा माइनस क्यू, माइनस क्यू। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेस। ओके, ये P हो गया, ये E हो गया। इनके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू कितना 90। अब थीटा 90 हो गया तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? तो टॉर्क की वैल्यू होगी टॉर्क मैक्सिमम इसे बोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब थीटा 90 होता है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है जो कि मैक्सिमम होती है। तो ये वैल्यू आ जाएगी P E साइन 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी P। ओके, तो ये हो गया टॉर्क मैक्सिमम। ओके, अब अगर इसका जस्ट अपोजिट होता, मतलब कि -q की जगह पर ये ऐसा हो जाए, मेरी बात तो समझिएगा, फिर से बताता हूँ। यहाँ नीचे देखिए आप फटाफट, ये बेटा हो गई हमारी, क्या लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं, ये ऐसी है। ओके, ठीक है ना। और अब की जो हमने डाइपोल रखा वो बेटा ऐसा प्लेस किया, हेयर +q एंड हेयर -q। ओके, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ डाइपोल जो हो जाएगी इधर हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे हो जाएगी। तो जो एंगल बनेगा बेटा वो एंगल बनेगा 270 डिग्री। देखिए हमेशा एंगल जो है बेटा ये प्लस x एक्सिस से लेते हैं, तो यहाँ से एंगल कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो टॉर्क की जो वैल्यू होगी, टॉर्क इक्वल टू जो होगा वो होगा P E साइन 270 डिग्री, और 270 की वैल्यू जानते हैं -1 होती है, तो टॉर्क की वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी -PE। ओके, तो देखिए ये टॉर्क हो गया जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री था, और ये टॉर्क हो गया जब थीटा इक्वल टू 270 डिग्री था। अब देखिए दो कंडीशन और बनती हैं, क्या करते हैं यहाँ देखिए फटाक से, ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। ओके, और कंडीशन बना लेते हैं व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब है कि जो डाइपोल प्लेस कर रहे हैं वो ऐसे प्लेस कर दे रहे हैं। ये चार्ज जो है बेटा हमारा हो गया -q, और ये चार्ज जो है हमारा हो गया +q। ओके, अब देखेंगे डायरेक्शन ऑफ P जो है वो ये है, डायरेक्शन ऑफ P जो है वो ये है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री हो गया, इस कंडीशन पे टॉर्क की जो वैल्यू होगी, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, टॉर्क इक्वल टू जो होगा वो होगा P E साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो टॉर्क इक्वल टू जो आ गया 0 आ गया। ओके, ये मिनिमम टॉर्क होगा। इसी तरीके से एक कंडीशन और क्रिएट करते हैं यहाँ पर, फिर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाई। ओके, और अब की इसमें जो डाइपोल प्लेस किया है वो ऐसे कर दिया, यहाँ पे रखा हमने -q एंड हेयर +q। ओके, अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आता है, थीटा इक्वल टू आता है 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा P E साइन 180 डिग्री, ये वैल्यू हो जाएगी sin 180 equal to 0, तो torque equal to 0. So in these two conditions, when theta equal to 0 degree and theta equal to 180 degree, torque equal to 0. So these both condition is called equilibrium condition. कैसा हम कहेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। ओके, ये भी कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में। ओके, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर बेटा F जो था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो F तो 0 था पहले से, यहाँ भी क्या था बेटा F 0 था, और टॉर्क भी कैसा हो गया F0, और टॉर्क भी कैसा हो गया, टॉर्क भी 0 हो गया। तो इस कंडीशन में डाइपोल ना तो लीनियर मोशन करेगा ना तो रोटेशनल मोशन करेगा, तो ये दोनों कंडीशन जैसी हो गई इक्विलिब्रियम कंडीशन। मगर इन दोनों कंडीशन में स्लाइटली डिफरेंस है। एक कंडीशन हमारी कहलाती है, जैसे जो ये कंडीशन है ये कहलाती है हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये हमारी कहलाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, तो देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूं इस चार्ज पे फोर्स कैसा लगेगा, तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ F,
और इस चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ F। तो देखिए इनका लाइन ऑफ एक्सिस सेम हो गया, तो सिंपली हम कह सकते हैं टॉर्क 0 होगा, जैसा कि रूल भी कहता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको ऐसे करके खींच रहा है। ओके, बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं इस टॉर्क को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं, लाइक ऐसे करके, मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके मान लेते हैं डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ पर आ गया -q और यहाँ पर आ गया +q, और डिस्टर्ब करके ऐसे था, ये ऐसे था, हमने इसको ऐसे डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब करके फिर से छोड़ देते हैं, तो क्या होगा बेटा, ये वापस ऐसे आ जाएगा। देखेंगे ना, क्योंकि +q पे इधर फोर्स लगेगा, -q पे इधर फोर्स लगेगा, देन इट रोटेट एंड इन दिस कंडीशन अचीव, तो फिर से ये अपने इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसे इक्विलिब्रियम कहलाते हैं जिसमें अगर आप डाइपोल को स्लाइटली डिस्टर्ब कर दें तो वो वापस उसी कंडीशन में आ जाए, तो ऐसे इक्विलिब्रियम क्या कहलाते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक कंडीशन है और ये मैं कह दे रहा हूँ कि ये इक्विलिब्रियम में है, देखिए यहाँ पर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और ये एकदम रेस्ट पोजीशन पर है। अब अगर मैं इसको ऐसे डिस्टर्ब करता हूँ और इसके बाद लीव कर देता हूँ तो वापस अपनी कंडीशन में आ जाता है। अगर इसको मैंने ऐसे डिस्टर्ब किया और लीव किया तो वापस अपनी कंडीशन में आ गया। समझ रहे हैं ना बात को? देखिए मैं इसको ऐसे डिस्टर्ब करके ले गया यहाँ तक, तो जैसे ही मैं इसको लीव करूँगा देखिए वापस अपनी कंडीशन में आ जा रहा है। तो जैसे ही आप इसको लीव कर रहे हैं अपनी कंडीशन में आ जा रहा है, तो दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एज इट इज, जैसे ही मैं इस डाइपोल को, मान लीजिए ये मेरा डाइपोल है, मैं इसको स्लाइटली रोटेट करता हूँ और जैसे ही इसको लीव करेंगे वापस क्या करेगा, ये अपनी कंडीशन में आ जाएगा। तो दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर देखेंगे, ये इस तरह से आ गया था, अब इस पे फोर्स कैसे लगेगी जरा सोचिए। तो माइनस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, ये इसको कंप्रेस करेगा, और प्लस पे जो फोर्स लगेगा वो उस पे इससे लगेगा, इस तरह से। तो अभी तो दोनों की फोर्स की लाइन ऑफ एक्सिस सेम है, तो टॉर्क तो 0 है। बट अगर इसको स्लाइटली डिस्टर्ब कर देते हैं इस तरह से, मान लीजिए यहाँ ले आते हैं -q और यहाँ पे ले आते हैं +q, देखिए इस पे फोर्स लगेगा इधर और इस पे फोर्स लगेगा इधर, क्योंकि देखिए पॉजिटिव चार्ज पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू द फील्ड। तो ये बेटा क्या करेगा, जैसे ही आपने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया, ये रोटेट कर जाएगा और वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। पहले ऐसा था, आपने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया तो ये वापस ऐसा ना आकर के, समझ रहे मेरी बात को, ऐसा था आपने डिस्टर्ब किया तो वापस नहीं जाएगा बल्कि ऐसे रोटेट कर जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए यही बॉडी अगर हमारी इस तरह से होती, तो अभी मैं कह रहा हूँ ये इक्विलिब्रियम में है और मैं इसको क्या करता हूँ, स्लाइटली डिस्टर्ब करता हूँ इस तरह से और छोड़ देता हूँ, तो ये वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मैंने इसको ऐसे डिस्टर्ब किया और ये वापस आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ। मैंने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला गया। तो एज इट इज, जैसे ही इसको आप स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे ये वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, मतलब कि उस कंडीशन में ना करके। तो ऐसा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो हमने 4 कंडीशन पढ़ी। एक, जब थीटा हमारा 90 हो तब टॉर्क की वैल्यू PE होगी, जब थीटा 270 हो तो -PE होगी। ओके, अब बात करते हैं जब थीटा 0 होगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ओके, दोनों ही कंडीशन में टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ। और जब थीटा 0 है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा जब 180 है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय।